छुपी कहानियां बाय सिद्धांत मिश्रा। मैं अभी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल न्यू ऑरलीन्स से चेकआउट करके निकला था और मुझे ये जानना था कि क्या किसी और ने भी वहाँ ऐसा कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस किया है। दरअसल काम की वजह से मैं लगातार ट्रैवल करता रहता हूँ और देश भर के अलग अलग होटल में ठहरता हूँ, लेकिन जो पिछली रात हुआ वो सच में जेन्युइनली बहुत डरावना था। सब कुछ रात करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। मैं और मेरी वाइफ डिनर करके अपने कमरे में लौटे ही थे कि तभी अचानक वो कमरे के बाहर हॉलवे में ही कहीं रुक गई। वो दरवाजे को घूरने लगी और बोली कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई दूसरी साइड से हमें देख रहा हो, जैसे दरवाजे के पीछे से कोई लगातार हमें घूर रहा हो। उस बात से परेशान होकर मेरी वाइफ ने दरवाजे के डोर व्यूअर में एक टिश्यू पेपर कसकर ठूंस दिया ताकि कोई भी अंदर या बाहर से देख ना सके। थोड़ी देर, ठीक 15 मिनट बाद अचानक एक धीमा इवैक्यूएशन अलार्म बजना शुरू हो गया। वो नॉर्मल लाउडनेस वाला सायरन नहीं था, बल्कि वो स्टेयरवेल से आती हुई एक दबे आवाज की अजीब वार्निंग जैसी आवाज थी, मानो जैसे कोई खतरे की वार्निंग देना तो चाहता हो लेकिन खुलकर नहीं। मैंने दरवाज़ा खोला और दोनों तरफ हॉलवे में देखा, लेकिन कहीं कोई इवैक्यूएशन जैसा माहौल नहीं था। न फ्लैशिंग लाइट्स, न लोगों की आवाज़ें, ना कोई अफरा तफरी। जब मैंने रिसेप्शन पर फ़ोन किया तो क्लर्क ने कैजुअली कहा कि शायद कोई इलेक्ट्रिकल ग्लिच है और चिंता की कोई बात नहीं है। अलार्म लगभग 1 घंटे तक बजता रहा, इसलिए थोड़ी देर बाद हम उसे इग्नोर करके सोने चले गए। फिर अगली सुबह ठीक 8 बजे अचानक किसी ने ज़ोर ज़ोर से हमारा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्के मार रहा हो। मैंने तुरंत जाकर डोर व्यूअर से टिश्यू हटाया और बाहर हॉलवे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। न दूर जाते कदमों की आवाज़, न हाउस कीपिंग कार्ड की चरमराहट, न किसी की बातचीत। पूरा हॉलवे बिल्कुल खाली था। सिर्फ एयर कंडीशनिंग की हल्की हमिंग सुनाई दे रही थी। सबसे अजीब बात तो मुझे बाद में पता चली। होटल के एलिवेटर्स बंद हो गए थे। उसी हॉलवे में खड़ी एक औरत ने मुझे बताया कि हमारी फ्लोर के एक एलिवेटर में कोई फंस गया था और स्टाफ के पहुंचने तक वो मदद के लिए चिल्लाता रहा। इसलिए मैंने एलिवेटर का इंतज़ार करने के बजाय इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे लॉबी तक जाने का फ़ैसला किया। जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसी समय मेरी मुलाकात एक स्टाफ मेंबर से हुई जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने कुछ बहुत बुरा देख लिया हो। जब मैं आखिरकार लॉबी में पहुंचा तो रिसेप्शन के स्टाफ ने पोलाइटली मुस्कुराकर मेरी सारी बातों को टाल दिया। अलार्म, दरवाजे और एलिवेटर के बारे में उसने सिर्फ टेक्निकल इश्यूज़ की बातें की। एक 4 स्टार होटल के लिए मुझे ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत अजीब लगा। 444 सेंट चार्ल्स एवेन्यू वाली उस बिल्डिंग के बारे में पहले से ही कई डरावनी लोकल कहानियाँ मौजूद है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो वो पूरी रात बिल्कुल किसी हॉरर शो के एपिसोड जैसी थी। अभी कल ही मेरी बहन मुझसे मिलने मेरे घर आई थी और जैसे ही उसने मेन दरवाजे से अंदर कदम रखा तो वो सीढ़ियों के नीचे ही अचानक रुक गई। उसने कहा कि उसने ऊपर सीढ़ियों के पास किसी औरत को उसे झांकते हुए देखा था। उसके मुताबिक जैसे ही उनकी नज़रें मिली तो वो तुरंत पीछे हट गई और कहीं गायब हो गई। डिम लाइट होने के बावजूद भी उसके सिर और कंधे मेरी बहन को साफ साफ दिखे थे।
पहले तो उसे लगा कि शायद मैं ही ऊपर छिपकर उसके साथ कोई प्रैंक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय मैं नीचे लिविंग रूम में बैठी थी। इस इंसिडेंट के बाद वो पूरी शाम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहना चाहती थी। वो ऊपर सिर्फ तब जा रही थी जब कोई उसके साथ होता और वो बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती, इस डर से कि कहीं वो औरत उसके पीछे तो नहीं आ रही। उसे थोड़ा सा शांत करने के लिए हमने सीढ़ियों के नीचे एक कैमरा लगा दिया और लगभग 20 मिनट तक हमने रिकॉर्डिंग चालू रखी। कैमरा ठीक उसी जगह की तरफ था जहां सपोजिटली वो औरत उसे दिखाई दी थी। जब हमने वो फुटेज देखा तो उसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। मेरी बहन उन लोगों में से है जिन्हें भूत की कहानियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन इस घटना ने उसे जिस तरह डरा दिया था शायद वैसा मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल सच तो ये है कि वो अकेली नहीं है जिसने इस घर में उस औरत को देखा है। सालों से मेरे साथ रहने वाले फैमिली मेम्बर्स, विजिटर्स, यहाँ तक कि कुछ पड़ोसियों ने भी हॉलवेज या घर के किसी और कोने में किसी औरत या किसी और चीज़ को अपने आँखों के कोनों से भागते हुए देखा है। सबसे अजीब बात यह है कि मैं इस घर में सबसे ज़्यादा लंबे समय से रह रहा हूँ। मेरा बेडरूम ठीक उसी हॉलवे में खुलता है जहाँ पर उस औरत को देखे जाने की बात कही जाती है। फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं देखा, एक बार भी नहीं। अगर वो औरत सच में है तो फिर इतने अलग अलग लोगों की कंसिस्टेंट रिपोर्ट्स को पूरी तरह इमेजिनेशन कहकर टालना आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने कभी कुछ क्यों नहीं देखा? मैं एक मेडिकल एग्जामिनर हूँ और मेरी ज़्यादातर कहानियाँ मॉर्ग में काम करने के दौरान के एक्सपीरियंस से जुड़ी रही हैं। लेकिन हाल ही में ऐसा लगने लगा है कि जो भी अजीब चीज़ें उस काम के साथ जुड़ी थीं वो अब मेरे घर तक मेरा पीछा करने लगी हैं। असल में ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरे हस्बैंड अपने पहले घर में शिफ्ट हुए। वो घर कोइंसिडेंस से मेरे पुराने हाई स्कूल के बिल्कुल पास था। शुरुआत में कई बार ऐसा होता कि मैं घर में बिल्कुल अकेली होती और अचानक मैं साफ साफ अपने पति की आवाज़ सुनती, मानो जैसे वो किसी दूसरे कमरे से मुझे बुला रहे हो। ऐसा एक से ज़्यादा बार हुआ। इसके अलावा मुझे कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन हर बार जब मैं मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। बाद में मेरे हस्बैंड ने भी अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। कई बार उन्हें घर में मेरी आवाज़ सुनाई देती जबकि उस समय मैं घर पर होती भी नहीं। जिस ज़मीन पर हमारा घर बना था वो पहले एक ग्रेवयार्ड हुआ करता था जिसे बाद में सपोजिटली दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। कागज़ों के अनुसार रीलोकेशन बिल्कुल सही तरीके से और धार्मिक नियमों के मुताबिक किया गया था। डॉक्यूमेंट्स में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असल में उस जगह का माहौल मुझे कभी भी सही नहीं लगा। वहाँ समय के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी होने लगी। मैं लगभग हमेशा बीमार ही रहा करती थी। मुझे दर्द, नौजिया, खाने पीने में दिक्कत और बहुत ज़्यादा नींद की कमी होने लगी। फिज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं हमेशा गुस्से और उदासी में रहने लगी। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड ने फाइनली कहा कि यहाँ पर सच में कुछ बहुत गलत है और हमें कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए। और हमारे उस घर से निकलते के साथ ही सब कुछ बदल गया। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद चैन की नींद सो पाई थी और अगले दिन मुझे अपनी कंडीशन भी पहले से काफ़ी बेटर लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ डिफरेंस महसूस किया था। हमें सब कुछ शांत और नॉर्मल लग रहा था। फिर हम मंगलवार को अपने घर वापस लौटे क्योंकि हमने एक प्रीस्ट को घर की शुद्धि करने के लिए बुलाया था। हमें ये उम्मीद थी कि शायद इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन
हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जो भी वहाँ था वो अब और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। घर में अजीब चीज़ों की एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि बर्तनों का अपने आप गिर जाना, लाइट्स का खुद ब खुद ऑन ऑफ होना और भी बहुत कुछ। उसी समय मेरे हस्बैंड को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक में नौकरी मिल गई। हमने इसे एक साइन माना कि अब हमें उस घर से निकल जाना चाहिए। पिछले महीने हम उस घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। हमने वो घर अभी भी बेचा नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की है वही सेम प्रॉब्लम्स कोई दूसरी फैमिली भी झेले। फ़िलहाल के लिए वो घर खाली पड़ा है, और जब तक हमें कोई जवाब या सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक शायद वो खाली ही रहेगा। अब मैंने एक नए मॉर्ग में काम करना शुरू किया है, नए कलीग्स के साथ। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग भी अपने स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस ओपनली शेयर करते हैं और इन चीज़ों के बारे में बात करने से डरते नहीं हैं। अगर आगे कुछ और अजीब होता है या मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं यहाँ रेडिट पर ज़रूर अपडेट दूंगी। सुनने के लिए शुक्रिया। मैं पैरानॉर्मल स्टोरीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मुझे हमेशा से इनके पीछे का लॉजिक ढूंढने में मज़ा आता है। लेकिन जो कहानी मैं अब आपको सुनाऊंगी वो ना तो आज तक मुझे, ना ही मेरे मम्मी पापा को, और ना ही जिन जिन लोगों को उन्होंने ये कहानी सुनाई है कभी समझ आई। अगर आपने भी ऐसा कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपका एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनना चाहूँगी। 1995 में मेरे मम्मी पापा करीब 1 साल के लिए बेंगलोर में रह रहे थे, क्योंकि मेरे पापा का वहाँ एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट था। उनका वहाँ रहना टेम्पररी था, इसलिए जब ऑफिस की तरफ से उन्हें किराए पर एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट ऑफ़र किया गया तो उन्होंने तुरंत उस ऑफ़र को मान लिया। उस समय के हिसाब से वो काफ़ी अपर मिडिल क्लास सेटअप था। घर के काम, ग्रोसरी और खाना बनाने के लिए 2 मेड्स भी थीं। उनकी ज़िंदगी उस समय काफ़ी कंफर्टेबल थी। उनकी अभी अभी नई शादी हुई थी और लगभग हर चीज़ की चिंता किसी और के ज़िम्मे थी। उस समय मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी, इसलिए वो दिन भर घर पर ही रहा करती थी। जिस फ्लोर पे मेरे मम्मी पापा का अपार्टमेंट था उसी फ्लोर पर एक बूढ़ी औरत भी रहा करती थी। मेरी मम्मी ने उस औरत को कई बार पोलाइटली हेलो भी किया, लेकिन वो औरत हमेशा उन्हें अजीब नज़रों से देखा करती थी, जो मेरी मम्मी को बहुत ऑड लगता था। तीसरी या चौथी मुलाकात के दौरान उस बूढ़ी औरत ने मेरी मम्मी से पूछा कि क्या उन्हें उस फ्लैट में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मेरी मम्मी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो उस औरत ने फिर पूछा कि क्या उन्हें वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। मेरी मम्मी उस सवाल से काफ़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन उस औरत ने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे जब भी उनकी मुलाकात होती तो वो मम्मी को अकेले उस फ्लैट में ना रहने की सलाह देने लगी। मेरी मम्मी ने सोचा कि शायद एज की वजह से वो बस पैरानॉइड हो गई है। एक सुबह लगभग 8 बजे का समय था। मौसम सुहाना था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मेड ने अभी अभी फर्श पोंछा था और माँ और दादी किचन में थी और पापा लिविंग रूम में आर्म चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उस कमरे में 2 आर्म चेयर्स थीं, जिनके पीछे एक छोटी टेबल पर लैंडलाइन फ़ोन रखा था और उसकी बाईं तरफ एक बड़ी बालकनी थी जिसमें स्लाइडिंग वाले दरवाजे लगे थे। तभी फ़ोन बजा। मम्मी ने फ़ोन उठाया तो पता चला कि एक रिश्तेदार खबर देने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि उनकी नानी की डेथ हो गई है। वो 90 साल से ज़्यादा उम्र की थी और उनकी मौत नेचुरल कॉजेज़ से हुई थी। मेरी मम्मी उनके बहुत करीब थी, इसलिए ये खबर सुनकर वो टूट गई। फिर उन्होंने फ़ोन पापा को दे दिया
ताकि वो भी बात कर सके। और जैसे ही पापा ने फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक फर्श पर किसी चीज़ की एक बड़ी सी बूंद गिरी जो बिल्कुल खून जैसी दिख रही थी। फिर एक और छोटी बूंद गिरी, फिर एक और फिर लगातार बूंदें गिरती गई, मानो जैसे किसी की कटी हुई नसों से खून टपक रहा हो। वो बूंदें पापा के पैरों को स्किप करते हुए स्लाइडिंग दरवाज़ों की तरफ जाती हुई रुक गई। मेरे मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों में से किसी को कोई कट भी नहीं लगा था और सीलिंग से भी किसी तरह की कोई लीकेज नहीं थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिरकार अभी हुआ क्या था। जिस मेड ने अभी अभी पोछा लगाया था वो उस चीज़ के पास जाने से भी डर रही थी, इसलिए वो चीज़ वहीं पड़ी रही। कुछ समय बाद वो चीज़ सूख कर ब्राउन कलर और पाउडर जैसी हो गई। धीरे धीरे उन्होंने उस घटना को भुलाने की कोशिश की और ज़िंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। लेकिन मेरी मम्मी अब भी परेशान थी, इसलिए उन्होंने उस बुरी औरत की सलाह को मानते हुए दोपहर का समय पास की लाइब्रेरी में बिताना शुरू कर दिया। पापा ऑफिस से लौटते समय वहीं से उन्हें पिक कर लेते और फिर दोनों साथ में ही घर आते। इसके बाद कई महीने बीत गए और उस घटना को लगभग पूरी तरह से भुला ही दिया गया था। लेकिन फिर आया उस अपार्टमेंट में उनका आखिरी दिन। अगली सुबह उनकी फ्लाइट थी और उन्हें हमेशा के लिए बेंगलोर छोड़ना था। दोनों बेडरूम में बैठकर अपना सामान पैक कर रहे थे कि तभी मम्मी के हाथ से कुछ नीचे गिर गया। जैसे ही वो झुककर उसे उठाने लगी तो ठीक वही सेम एग्जैक्ट चीज़ दोबारा हुई। पहले उन्हें एक बड़ी बूंद दिखाई दी और फिर छोटी छोटी बूंदें उनकी उंगलियों के पास से आगे की तरफ जाती चली गईं। इस बार इस इंसिडेंट से मेरे मम्मी पापा इतना डर गए थे कि फ्लाइट से पहले के कुछ घंटे वो किसी होटल में बिताने की सोच रहे थे। फाइनली उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया, बिना कभी ये समझे कि आखिरकार वो सब था क्या। उनके बाद उसी कंपनी के एक और यंग कपल ने वो अपार्टमेंट लिया। उन्हें सारी बातें बताई गई थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। एक रात उस आदमी की वाइफ को प्यास लगी और वो नीचे किचन में पानी लेने गई और जब वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो फिर वही चीज़ हुई। हर कदम के साथ उसके पैरों के बगल में खून जैसी बूंदें दिखाई देने लगी। ये देखने के बाद वो डर के मारे बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर उसका हस्बैंड जाग गया और वो भागकर उसे संभाल कर वापस बिस्तर तक ले गया और कुछ देर आराम करने के बाद वो ठीक हो गई। उसके हस्बैंड को लग रहा था कि किसी ने उनके साथ कोई मजाक किया है, इसलिए उसने उस सूखे हुए खून जैसी चीज़ को एक चाकू से खुरचकर एक छोटी बोतल में भर लिया ताकि वो किसी लेबोरेटरी में उसकी जांच करवा सके। अगली सुबह अपनी बिल्डिंग से निकलकर वो एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही ड्राइवर का ऑटो पर से पूरा कंट्रोलिंग खो गया और ऑटो सड़क पर पूरी 360 डिग्री में घूम गई और वो आदमी बुरी तरह से सड़क पर गिर गया। हैरानी की बात यह थी कि ऑटो ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी का हाथ टूट गया था। इससे भी अजीब बात यह थी कि वो छोटी बोतल कभी नहीं मिली, जबकि वो बोतल उस आदमी के ऑफिस बैग की जिपर वाले पॉकेट के अंदर रखी हुई थी। वो अपार्टमेंट आज भी मौजूद है। बेंगलोर जाने पर हम कई बार उसके पास से भी गुजरे हैं। मैं आज भी ये सोचती हूँ कि आखिरकार वहाँ था क्या। वो बूढ़ी औरत मेरी मम्मी को किस चीज़ के लिए वार्निंग देना चाहती थी और क्यों? शायद मुझे इन सब का जवाब कभी नहीं मिलेगा। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात